नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन को हम लोग देखने चल रहे हैं और ये क्वेश्चन संबंधित है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले हम लोगों ने शीतोष्ण चक्रवात पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिया है। आइए देखते हैं। कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सारे के सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड हैं। कह रहा है इन चक्रवातों का विकास 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है। यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये कह रहा है कि 5 डिग्री उत्तरी हो या दक्षिणी हो से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका विकास होता है। वहीं दूसरा कह रहा है विषुवत रेखीय क्षेत्र में कोरियालिस प्रभाव नगण्य होने के कारण इनका विकास नहीं होता है। यानी कह रहा है कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है वहाँ पर कोरियालिस इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ये डेवलप नहीं होते। कह रहा है चीन सागर में इसे टाइफून और जापान सागर में इसे टाइफू कहते हैं। फिर कह रहा है फुजीटा स्केल द्वारा इसकी तीव्रता का मापन किया जाता है। तो अब इसी में से आपको कौन सा कथन सत्य है उसकी पहचान करनी है। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं साइक्लोन क्या होता है ये तो आप समझ चुके हो। आप अगर नहीं आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आप सीधे ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझिए। यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। तो अगर हम मान लें कि ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहां से आप 5 डिग्री उत्तर में जाइए और लगभग 35 डिग्री ऊपर चले जाइए। इसी प्रकार से नीचे यहां पर आप 5 डिग्री ले सकते हैं और 35 ले सकते हैं। यानी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का डेवलपमेंट होगा वो यहीं पर होगा। बात समझ पा रहे हैं? पहली बात तो ये है, इसी क्षेत्र में डेवलप होंगे। तो ये बात सत्य है कि 5 डिग्री से लेके 35 डिग्री के मध्य इनका विकास होता है, इसलिए इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिए कि इसके विकास होने के लिए क्या क्या आवश्यक कंडीशन होनी चाहिए, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि आवश्यक दशाओं में नंबर 1 गर्म जलीय सतह होनी चाहिए। यानी कि इन साइक्लोन का विकास आप कहेंगे गर्म जलीय सतह पर होता है, यानी कि इनका विकास स्थल पर नहीं होता है, जबकि शीतोष्ण चक्रवात का विकास स्थलीय और जलीय दोनों सतहों पर होता है। इसका हमेशा गर्म जलीय सतह पर विकास होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि एक आवश्यक कोरियालिस इफेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म जलीय सतह की बात करने जाएंगे तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में तो गर्म जलीय सतह मिलती है, लेकिन फिर भी साइक्लोन डेवलप नहीं होता है। उसके पीछे कारण यह है कि साइक्लोन को चक्राकार गति में घुमाने के लिए एक आवश्यक बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है और वह मिलता है कोरियालिस प्रभाव के कारण। 0 डिग्री पर या 0 से लेके 5 उत्तर 5 दक्षिण इसके बीच में कोरियालिस इफेक्ट नहीं होता। इस कारण से यहाँ पे चक्रवात का विकास नहीं होता। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र पर कभी भी विकास नहीं होगा, 5 के ऊपर होगा। तो दूसरी बात हो गई कि कोरियालिस प्रभाव होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इस चक्रवात के ऊपर कोई भी जेट स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर कोई जेट स्ट्रीम चल रही है, सपोज करो कि कोई जेट स्ट्रीम ऐसे ऐसे चल रही है ऊपर की ओर, तो सरफेस से अगर एयर उठेगी साइक्लोन बन करके, तो ये जेट क्या करेगी, उसको नीचे की ओर ढकेल देगी। तो नीचे हमेशा हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इसलिए ऊपर में कोई भी
जेट स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन ये भी है। अब ये सारी कंडीशन अगर हो गई तो आप समझ सकते हो कि चक्रवात का विकास हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इन चक्रवातों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम इसको जापान सागर में देखें तो इसको कहते हैं टाइफू, जापान सागर में टाइफू कहते हैं, वहीं चीन सागर में टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? विली विलेस। हिंद महासागर में इसको साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए साइक्लोन कहते हैं। वहीं पर अगर आप कैरिबियन सागर में आएंगे तो इसको हरिकेन कहते हैं। तो यह नाम भी आप जानते रहिएगा, जापान सागर में टाइफू, चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलेज और हिंद महासागर में साइक्लोन, जबकि कैरिबियन सागर में हरिकेन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यह चक्रवात की जो विशेषता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। इस चित्र को देखने से पहले आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो कि ये गर्म जलीय सतह है, ठीक है, ये गर्म जलीय सतह है, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो चुका है। ऐसे में यहाँ से एयर धीरे धीरे क्या होंगी, गर्म होकर के ऊपर की ओर उठना शुरू कर देंगी और सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे लो प्रेशर का विकास हो जाएगा। जब सरफेस पे लो प्रेशर का विकास हो जाएगा तो चारों ओर से हवाएं कहाँ पर आएंगी, हवाएं अंदर की ओर आना शुरू कर देंगी। ध्यान दीजिएगा, हवाएं अंदर की ओर आएंगी। जब सतह पर सरफेस पे लो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो चारों तरफ से हवाएं वहाँ आएंगी और आ करके कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। तो यहाँ से एयर क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ये उठ रही है और जा करके फिर ये कहीं पर उतरेगी इस तरह से। ध्यान देते रहिएगा, ये इस तरह से एयर उतरेगी। तो जो ये चक्रवात का ये बीच वाला जो पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको कहते हैं आई, चक्रवात की आंख। इसको क्या कहते हैं, जहां पर वायु का तेजी से आरोहण हो रहा है इसको कहते हैं वॉल, यानी आई वॉल, आंख की दीवार कहते हैं। और ये जो जहां से एयर नीचे उतर रही है इसको कहते हैं वलयाकार क्षेत्र। अब ध्यान दीजिएगा, ये जब एयर नीचे उतरेगी, उतर करके फिर कहाँ आएगी, यहीं पर आएगी। इसी को कहते हैं हरिकेन विंड, हरिकेन विंड्स कहते हैं। ये फिर यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो इस तरह से ये चक्रवात डेवलप हो जाएगा और जो ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बादल बनेंगे और बहुत तेज़ी से क्या होगी, वर्षा होगी। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी अगर आपसे पूछेगा तो आँख की दीवार पर होगा। इसी को कहते हैं वर्षण पट्टी, आँख की दीवार पर। आँख में नहीं होगा, यह क्या होता है, शांत क्षेत्र होता है। आप कहेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में शांत क्षेत्र कौन होता है, आप कहेंगे चक्रवात की आँख या शांत क्षेत्र होता है। जबकि आँख की दीवार के सहारे बहुत तेज़ी से वर्षा होती है और जैसे जैसे आप इधर से दूर जाएंगे वर्षा घटेगी और जो ये वलयाकार क्षेत्र है यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, इसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है वलयाकार क्षेत्र के ऊपर आगे आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत संवहनीय वर्षा हो सकती है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बादल बनते हैं वो बनते हैं क्यूमुलोनिम्बस, यानी कपासी वर्षी बादल का विकास होता है और विद्युत गर्जन होता है। बहुत तेज़ी से वायु उठती है, बहुत तेज़ी से वर्षा होती है। अगर हम इसके व्यास की बात करें तो लगभग 5 से 500 किलोमीटर के आसपास इसका क्या होता है, व्यास होता है। इसकी ऊंचाई जो होती है वो 10 से 12 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। अगर इसका डायामीटर देखें, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लगभग इसका हो जाता है, क्षेत्रफल इसका 1 लाख से 5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका आप देखेंगे क्षेत्रफल हो जाता है।
अब ध्यान दीजिए, इस चक्रवात को देखेंगे हमेशा तो महाद्वीप के इस भाग में बनेगा। क्यों बनता है आप समझने का प्रयास करिए। जैसे ही सूर्य का उत्तरायण होगा, या दक्षिण में भी वही चीज होगा, उत्तरायण होने पर ITCZ कुछ इस तरह से हो जाएगी। यानी ITCZ क्या, वही विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। मान लो भारत से ही हम तुलना कर रहे हैं, भारत को अगर लेकर समझें तो ऐसे होगा। तो ये ITCZ क्या है, ये वास्तव में लो प्रेशर का सेंटर है, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी है। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होगा वैसे वैसे विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी या ITCZ उत्तर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। अब मान लो ये बंगाल की खाड़ी है, ये जलीय क्षेत्र है, तो तापमान तो इसका खूब बढ़ ही जाएगा, लगभग 27 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा कि इधर कौन सी विंड चल रही है, ध्यान दीजिएगा, इधर कौन सी विंड चल रही है, तो आप कहेंगे ट्रेड विंड है, यानी व्यापारिक पवन है। कौन सी व्यापारिक पवन है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन है। अब यहां पर क्या होगा, ये मान लो विषुवत रेखा है, यहां पर चल रही है दक्षिणी गोलार्ध वाली व्यापारिक पवन, और ये क्या करेगी, 15 डिग्री विषुवत रेखा तक चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये घूमेगी ऐसे, ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी। तो जब ये दोनों हवाएं आमने सामने आ जाएंगी तो ऐसे टकराएंगी, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देंगे। यहीं पर सॉकेट डेवलप हो जाएगा, यही डेवलप होंगे छोटे छोटे सॉकेट, और यही छोटे छोटे जो सॉकेट बनेंगे यही बड़ा रूप ले लेता है जब, और चारों ओर से हवाएं इस अंदर की ओर आने लगती हैं, अंदर की ओर आने लगती हैं, तभी ये बन जाता है साइक्लोन। अब ध्यान दीजिएगा, इसका ड्राइविंग फोर्स कौन है, तो आप कहेंगे ये व्यापारिक पवन की श्रृंखला में है, इसलिए ये क्या होगी, ये हमेशा लैंड की ओर जाएगी, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेगी। अब ये तेजी से वर्षा करते हुए बढ़ेगी और ये पहुंचेगी कहां पर, कोस्टल रीजन में, और कोस्टल रीजन में जा करके ये बहुत तेजी से वर्षा करेगी, लेकिन कुछ समय के बाद ये वर्षा खत्म हो जाएगी, चक्रवात का क्षरण हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि स्थल पर चक्रवात क्यों मर जाते हैं, क्यों खत्म हो जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वह प्राप्ति होती है जब वायु का आरोहण होता है और संघनन की क्रिया होती है, तो गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है, उसी गुप्त ऊष्मा से इसको ऊर्जा मिलती है। यानी कि जब तक इस वायु में नमी होगी, आर्द्रता होगी, संघनन भी होगा, और संघनन होगा तो वर्षा होगी और गुप्त ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो जब तक इसमें आर्द्रता है तब तक ये चलता रहेगा, लेकिन लैंड पर जैसे ही चक्रवात ये पहुंचेगा वैसे ही हवाओं में आर्द्रता घट जाएगी, क्योंकि जलीय क्षेत्र से इसका कनेक्शन कट चुका है। तब ऐसे में इसको गुप्त ऊष्मा की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और गुप्त ऊष्मा की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ऐसे में ये चक्रवात भी खत्म हो जाएगा। लेकिन तटीय क्षेत्रों में ये भारी वर्षा करते हैं, और ध्यान दीजिएगा यहाँ बादल फटने जैसी घटना हो जाती है, क्लाउड ब्रस्ट की कंडीशन हो जाती है, यानी अचानक से बहुत वर्षा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर पूर्वी तटीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो वैसे तो ये चक्रवात आप देखेंगे गर्मियों से संबंधित है। हाँ, ये जरूर है कि नवंबर तक इसका विकास होता रहता है। ये सबसे शक्तिशाली जो होते हैं ये जुलाई महीने में सबसे पावरफुल हो जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखिएगा। तो अब इस तरह से ये चक्रवात है। तो सारा कुछ आप जानते रहिएगा, सारी कुछ हमने बात बताने की कोशिश करी है, और इस चित्र को भी आप देख सकते हैं, आप चाहो तो इस चित्र को देख सकते हो। देखो ये बीच में इसका आई क्षेत्र हो गया, और ये देखो एयर सब ऊपर जा रही है, और यहाँ पर ये बादल बना करके वर्षा कर रही है, और कहीं पर जा करके वायु नीचे उतर जा रही है। तो यही लो प्रेशर का सेंटर है, यहाँ से वायु ऊपर की ओर जा रही है। तो ये साइक्लोन का कुछ चित्र आप इस तरह देख सकते हैं। इसमें हवाओं की जो गति होती है वो 80 से 120 किलोमीटर की रफ्तार होती है, यानी कि जो विंड का जो इसमें स्पीड होती है वो लगभग 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। और साथ ही साथ अगर हम इसका एडवांस वर्जन देखें, एक विकराल रूप जिसको आप कहते हैं टॉर्नेडो की कंडीशन में इसमें हवाओं की गति जो होती है वो लगभग 420 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इस बात को भी आपको जानते रहना है।
अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये चक्रवात होते हैं इनके इंटेंसिटी को यानी इनकी शक्ति को मापने के लिए एक होता है टी स्केल। क्या होता है? टी स्केल। और ध्यान दीजिएगा स्पेशली अगर हम हरिकेन की बात करें जो कि कैरिबियन सागर में बनता है, उसके लिए एक होता है साफिर सिम्पसन। तो ये स्पेशली हरिकेन की तीव्रता को मापने के लिए साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर जब टॉर्नेडो की बात करते हैं तो एक स्केल होता है फुजीटा। फुजीटा स्केल किसके लिए है? तो आप कहेंगे फुजीटा स्केल होता है टॉर्नेडो को मापने के लिए। तो इतनी सारी बातें हैं, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आते हैं प्रश्न पे। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इनका विकास 5 से 30 डिग्री के अक्षांशों के मध्य होता है। यह कथन पूरी तरह से सही है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में कोरियालिस प्रभाव नगण्य होने के कारण इनका विकास नहीं होता है। यह बात सही है। चीन सागर में इसे टाइफून, जापान सागर में इसे टाइफू कहते हैं। यह भी सही है। फुजीटा स्केल द्वारा इसकी तीव्रता का मापन किया जाता है। तो आप कहेंगे फुजीटा के द्वारा चक्रवात नहीं, चक्रवात का ही एडवांस वर्जन टॉर्नेडो को मापन किया जाता है। स्पेशली अगर इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे टी स्केल या साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं फुजीटा स्केल्स के साथ, इसलिए यह कथन हो जाएगा गलत। तो सत्य कथन कौन सा होगा? 1, 2, 3। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।